हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस पेपर हैं सीटेट के, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मिलके। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना लाइक करने के लिए वीडियोस को। तो अभी उसी श्रृंखला में हम लोग क्या, ये हमारा थर्ड वीडियो है। अभी तक हमने, अगर आपने नहीं देखे हैं तो सीडीपी का जो आपका पोर्शन था 30 क्वेश्चन, उसको 15-15 करके हमने 2 पार्ट में उसको कवर कर रखा है और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे उसको समझा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। और अभी जो हम करने वाले हैं वो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, यानी कि जब आप लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी चूज़ करते हो और इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज को रखते हो, तो वो वाला जो आपका पेपर है उसको हम करने वाले हैं। और इसमें क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी का अभी जो 15 क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 1 करेंगे इसका, और पार्ट 2 इसका आपका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए चलते फिर स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो जो भी आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ यानी कि पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें से आपको बहुत ही इजी होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं देखना है। आप सीधा पहले एक बार पैराग्राफ को 2 मिनट देके मतलब ढंग से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो हम चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। पूज्य पिताजी महाराज वंदे मातरम। दिल्ली जेल 26 अप्रैल 1929 को ये लिखा गया है। दिल्ली जेल से किसको लिखा गया है? अपने पिताजी को वंदे मातरम। देखते हैं। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। करीबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतज़ाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाएं हो सकेगी। आप खामखा ज़्यादा तकलीफ़ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आते तो अकेले आइएगा, वालिदा साहिबा को ना लाइएगा, खामखा वो रो देंगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी शुआने उम्री, अंग्रेजी के कुछ आला नॉवल लेते आइएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर पत्र लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। यानी कि ये जो आपने अभी पंक्तियाँ पढ़ी, ये किसने लिखी थी? ये भगत सिंह ने लिखी थी, जबकि वो दिल्ली जेल में थे उस टाइम पे उन्होंने अपने पिताजी को लिखा था। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने देखे यहाँ पे। अब हमें समझ आ गया ना कि ये कब का लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इनके क्वेश्चंस को इसमें से देखेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, वालिदा साहिबा, वालिदा कहते हैं माँ को, है ना। पुराने ज़माने में माँ को वालिदा कहते थे। तो वालिदा साहिबा को साथ ना लाने की बात क्यों लिखी गई है? क्योंकि वालिदा के ऊपर घर के दायित्व थे। नहीं, ऐसा तो कुछ। देखो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो किसी भी पैराग्राफ के, तो आपको क्या पता होना चाहिए, दिमाग में आपके हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आप पैराग्राफ के सॉल्व कर रहे हो उनका आंसर आपको अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लगाना है। उनका जो आंसर है, जो पैरा में लिखा हुआ है, सेम उसी से लगाना है। अगर आपने सोचा कि अपनी मर्जी से लगा दे तो वहाँ पे आपका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं, बालिदा के ऊपर घर के दायित्व थे, तो ऐसा कुछ पैराग्राफ में हमें वहाँ पे सूचित नहीं करा गया था। बालिदा को उनकी स्थिति देखकर रोना होगा, रोना आ जाएगा या दुख होगा। हाँ, ये जरूर हमें बताया गया था कि वालिदा को उनकी स्थिति देखकर रोना आएगा। देखना, यहाँ पे बताया गया, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है इन्होंने। आप मिलने आइए तो अकेले आइएगा, वालिदा साहिबा को ना लाइएगा, खाम खा वो रो देंगी। यानी कि जब वो अपने बेटे को वहाँ पे देखेंगी तो उन्हें क्या होगा, उन्हें दुख होगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे 9 ऑप्शन दिए, 2 का 2 ही दिया है। तो यहाँ पे यानी कि 2 ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। इस तरीके से आपको बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 पॉइंट चीज़ों को देखना है और जो भी है उसको देख लेना। भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया था? तो हमने देखा था इसमें कि उन्होंने क्या मंगवाया था, गीता रहस्य को मंगवाया था इन्होंने, और नेपोलियन की जीवनी भी मंगवाई थी। अंग्रेजी के भी कुछ आला नॉवेल्स की बात करी थी, बट इन्होंने हिंदी उपन्यास के बारे में कोई जिक्र नहीं किया वहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका जो है 2 आंसर सही हो जाएगा। देखिए एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे।
कर सकते हो, जल्दी से अपने पैराग्राफ पे जाइए और उसको कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिए। देखो उन्होंने क्या कहा, गीता रहस्य है, नेपोलियन की भी है, अंग्रेजी के भी आला नोबल है, बट उन्होंने हिंदी की यहाँ पे बात नहीं करी है। तो इस तरीके से इतने ईजी नंबर होते हैं इसमें। और देखते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन क्या है इसमें, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा बताया था हमें कि उनको अपने आपका पता मालूम नहीं था, है ना। क्या करना था उन्होंने, मालूम नहीं था, तो घर का पता याद नहीं है। ऐसा कुछ होता है कि किसी को अपने घर का पता याद नहीं हो, घर तक डाक भेजने की व्यवस्था ना थी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें इस पैराग्राफ में। घर पर पत्र भेजने की अनुमति नहीं थी, अगर अनुमति नहीं होती तो वो पत्र कहीं पर भी नहीं भेज सकते थे। उन्होंने सीधा सीधा बताया था कि मुझे आपका पता मालूम नहीं है, इसलिए जहाँ पे आप कांग्रेस के दफ्तर में आए हो मैं वहाँ उस पते से आपको पत्र भेज रहा हूँ। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, इस तरीके से आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको करना होता है। और इसमें कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको, मैंने चेक किया इसको तो मुझे दिखे कि पैराग्राफ से ही मिले हैं, इतना ईजी था इसमें। भगत सिंह जी को, अब इसमें कह रहे हैं कपड़े मुझे परसों मिले, कब मिले, परसों मिले, यानी परसों का मतलब होता है एक दिन छोड़ के उससे भी पहले का एक दिन। ओके, तो अब इसमें क्या देखेंगे हम, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं हम फिर से अपने पैराग्राफ को। तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, ये उन्होंने लिखा है 26 अप्रैल 1929, यानी कि 1929 को। अब 26 अप्रैल के पहले एक दिन 25 अप्रैल, तो 24 अप्रैल 1929, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 1929 इसमें हो जाएगा आपका थर्ड वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बहुत ही शांति से, मतलब एकदम शांत मन से आप करना, आपको सारे आंसर खुद ब खुद, क्योंकि इतना बड़ा ज़्यादा पैरा नहीं होता है, जरा सा पैरा उसमें से इतने सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें क्या किया है इन्होंने, पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे। तो सभी को पता है कि भगत सिंह जब पत्र लिख रहे थे तो वो कहाँ थे, दिल्ली जेल से ये पत्र लिखा गया था। ओके, और 26 तारीख को लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा से आशय है, निर्णय सुना दिया जाएगा। हाँ, निर्णय सुना दिया जाएगा जो भी होगा उसका। ठीक है, सजा की अवधि घटने का ऐसा भी कोई प्रारूप वहाँ पे नहीं था। तो एक माह में यानी कि निर्णय सुना दिया जाएगा जो भी होगा उनके साथ। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 97, आला का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो आपका आला होता है उसका मीन्स क्या होता है। आला का मतलब होता है, देखो मतलब बेस्ट है ना, जैसे इंग्लिश में आपको इसको बेस्ट कह सकते हो। निकृष्ट नहीं होगा, रोचक नहीं होगा, पठनीय नहीं, उत्कृष्ट, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ही हाईएस्ट या बेस्ट होती है उसको हम उत्कृष्ट कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है आपका फोर्थ इसमें सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा शब्द भिन्न है। अब इन्होंने इसमें क्या पूछा है हमसे कि कौन सा शब्द इसमें भिन्न है। तो इसमें देखेंगे हम, तब्दील, तब्दील आपका फारसी भाषा का शब्द है, रहस्य नहीं है, तशरीफ़ भी उसी का है, और फ़िक्र भी, यानी कि ये जो तीनों हैं आपके, ये फारसी भाषा के शब्द है और ये आपका डिफरेंस है। तो डिफरेंस पूछा गया, यानी कि इसका ऑप्शन जो है आपका 2 इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेल में हमारे साथ नहायत ही अच्छा सलूक हो रहा है, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें। ओके, तो सलूक का मतलब क्या होता है, कहते हैं अच्छा सलूक नहीं करते हैं। सलूक का मतलब सीधा सीधा क्या होता है आपका, व्यवहार होता है। ओके, यानी कि बिहेवियर। तिरस्कार, गुणगान, सम्मान, ये सब कुछ नहीं होता, आपका क्या होता है, व्यवहार। तो इसका जो ऑप्शन है आपका फोर्थ सही हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि अच्छा सलूक किया करो दूसरों के साथ, इस तरीके से कभी आपने सुना होगा। तो सलूक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्यवहार होता है ना। अब आपके लिए इसमें क्या है, एक पोएम दी गई है, यानी कि कविता दी गई है। इस पद्यांश को पढ़कर, पदखंड को पढ़ के आपको क्या करना है, आपको जो नीचे बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको, उनके आंसर्स करने हैं आपको, है ना। तो पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल,
हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिफल, हंसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो देखेंगे हम इसको, बहुत ही अच्छी पोएम है और इसके आंसर्स को हम देखेंगे। बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आपने देखा है कि पंखों सेरे फैले ताड़ों के दल, यानी कि ताड़ के जो वृक्ष हैं वो क्या है, वो बहुत ही मतलब फैले हुए, पंखों की तरह वो फैले हुए हैं, लंबी लंबी अंगुलियां हैं उनकी, यानी कि इस तरीके से उनके पत्ते फैले हैं, और चौड़े करतल, यानी कि चौड़े चौड़ी और लंबी उनकी पत्तियां हैं। तड़तड़ पड़ती धार बार की, तड़तड़ यानी कि बिजली मतलब कड़कती है वहाँ पे, धार धार बारी मतलब होता है पानी जल कि उन पर चंचल, यानी कि बरसात की जो बूंदें हैं उन वो किस पे पड़ रही हैं, ताड़ों के वृक्ष पर। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ताड़ के पत्तों पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला, तो थर्ड आपका, थर्ड का थर्ड ही है इसमें, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, कवि ने किसका चित्रण किया है, तो कवि ने यहाँ पर किसका चित्रण किया है, देखेंगे हम इसमें। बरसते बादल का नहीं, सावन का, पेड़ों का, यहाँ पे उन्होंने मेनली जो चित्रण किया है वो आपका किसका किया है, हरियाली का। किसका किया है, हरियाली का। देखेंगे हम अपनी पोएम में, इसमें देखो सारा कुछ क्या है, हरियाली है ना, पंखों सेरे फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां चौड़े करतल, इस तरीके से नाच रहे पागल दे ताली दलबल झूम झूम सिर, मतलब सारे वृक्षों का, यानी कि हरियाली का उन्होंने क्या है किया है, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने वर्णन किया है वो किसका किया है यहाँ पर, हरियाली का। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। आपने देखा है कि अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो आपके पैराग्राफ है उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आपको क्या करना है, आपको ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल ग्रामर तो हम सभी को आती ही है, तो इसलिए आपको उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको ये पता चल सके आपको कौन सी चीज़ को वहाँ पर छोड़ना है ना, जिसको नहीं पढ़ना है हमें। तो इस तरीके से आपको इसमें यहाँ पे आप ग्रामर को अवॉइड कर सकते हो, और आप कॉम्प्रिहेंसिव इसको देके उसके बाद आप जो हिंदी की पेडागॉजी होती है 5 नंबर की, वो सॉरी 15 नंबर्स की, उसको पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे, कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है, पंखों सेरे फैले फैले ताली दे चलदल खगकुल गाते मंगल, और यहाँ पे हसमुख हरियाली में खगकुल। कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाना, यानी कि खगकुल गाते मंगल। इस पद का जो आंसर है आपका, ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, आनंदित होकर कौन झूम रहा है। तो हमने इसमें कविता में पढ़ा भी था, देखो मैं आपको फिर से दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से, ये देखना, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल चल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, यानी कि कौन नाच रहा है, नीम, इसमें नाचने की इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमको देखो सेम जो वहाँ पे बताया होता है उसको ही हमें बिल्कुल बताना होता है, आपको बिल्कुल भी अपनी तरफ से आंसर इसमें नहीं लगाना। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है, यानी कि जो आपका तड़ तड़ है आपका, ये किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पुनरुक्त, यानी कि ये पुनः यूज़ किया गया, इसका मतलब डबल यूज़ करा गया है इसको। तो ये यौगिक नहीं है आपका, योग रूढ़ भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है। देखो मैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। तो इसमें हमने क्या किया है, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।